Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So as you all know, we were discussing the topic of discharge of surety by conduct of creditor. In today's video, we are going to discuss from section 136 onwards of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Starting from section 136 of Contract Act 1872. याद रखें हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। सेक्शन 136 क्या कहता है, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज्ड व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। ये सेक्शन का टाइटल है। ये सेक्शन का टाइटल क्या कह रहा है कि श्योरिटी तब डिस्चार्ज नहीं होगा जब एग्रीमेंट थर्ड पर्सन के साथ होगा प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने के लिए। अब यहाँ देखना यह है कि हु इज दैट थर्ड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन से क्या मुराद है। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। ये तीन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन फोकस होता है। इन तीन पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब कोई ऐसा बंदा जो प्रिंसिपल डेटर भी नहीं है, क्रेडिटर भी नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है, वो कोई नया बंदा है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट ही नहीं है, इसका हिस्सा ही नहीं है। अब आप रिवाइंड करें सेक्शन 135 को, तो सेक्शन 135 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कहता है कि मैं तुम्हें मजीद कुछ टाइम दूंगा ताकि तुम उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे मेरे पैसे लौटा दो। वो आपस में फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी कि जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर डायरेक्ट हो गए तो श्योरिटी का कोई काम ही नहीं बचता। लेकिन सेक्शन 136 इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सेक्शन 136 क्या कहता है कि जब क्रेडिटर बजाय प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, हु इज नॉट अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट आई विल गिव टाइम टू दी प्रिंसिपल डेटर, तो उस सूरत में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि श्योरिटी उस वक्त तक लायबल होगा जब तक कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए। इस सूरत में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लिहाजा श्योरिटी इज स्टिल लायबल टू पे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 136 क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेट, और इस सिचुएशन में क्या होगा, दैट श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड। ये इस सेक्शन का मेन फोकस है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं सेक्शन 136 को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन पार्टीज हैं, ए, बी और सी। वही तीन बंदे आगे, ए इज द क्रेडिटर, बी इज द प्रिंसिपल डेटर एंड सी इज द श्योरिटी। अब ये तीन पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और इनके दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब होता क्या है, दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द श्योरिटी। श्योरिटी कौन है, द मिस्टर सी। इस मिस्टर सी ने दैट श्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है और इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बी प्रिंसिपल डेटर इज एक्सेप्टिंग दैट बिल ऑफ श्योरिटी। वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है दैट आई विल पे दिस बिल। ठीक है, वो उसकी बिल पे करने की जिम्मेदारी उठाता है
किसको पे करेगा? ए को, हु इज द क्रेडिटर इन दिस केस। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर होता क्या है कि ये ओवर ड्यू हो चुका है। ओवर ड्यू का मतलब क्या है कि जिस डेट को इसे जमा करना था वो डेट गुजर गई है, अब उस डेट के बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज को पे किया जा रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो हमारा क्रेडिटर है मिस्टर ए, वो एक थर्ड पर्सन डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को कुछ टाइम दूंगा ताकि वो मुझे मेरे ये बिल मुझे पे कर दे, इसकी पेमेंट मुझे कर दे। यानी उसने डायरेक्ट प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलेटिंग टू प्रिंसिपल डेटर। अब यहां अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो उनके दरमियान एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक सेक्शन 135। लेकिन यहां क्रेडिटर ने थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किससे रिलेटेड? टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, दैट थर्ड पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो इस सूरत में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि श्योरिटी तब तक लाइबल होगा जब तक प्रिंसिपल डेटर उस बिल को क्रेडिटर को पे नहीं कर देता, श्योरिटी की लाइबिलिटी तब तक रहेगी। ये था सेक्शन 136। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 137 जो कि डील कर रहा है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज दी श्योरिटी। ये सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसमें एक ही वर्ड को समझने की ज़रूरत है। वो कौन सा वर्ड है? सेक्शन 137 में लिखा है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फॉरबियरेंस का मतलब क्या है। फॉरबियरेंस सिंपली मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग पेशेंट, यानी कि यहाँ क्रेडिटर ईगर नहीं है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो क्रेडिटर क्या है? वो पेशेंट है। तो इस सूरत में क्रेडिटर्स की पेशेंस रिगार्डिंग फाइलिंग द केस अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, यहाँ सू से मुराद क्या है कि वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर रहा, तो उस सूरत में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। ये इस सेक्शन की स्टेटमेंट है। अब सेक्शन 137 की बेयरक लैंग्वेज क्या कह रही है? मेयर फॉरबियरेंस ऑन पार्ट ऑफ क्रेडिटर, मेयर फॉरबियरेंस। अब यहाँ मेयर का वर्ड स्मॉल, किसी छोटी सी चीज के लिए, महज वो पेशेंट हो रहा है, ठीक है। ही इज नॉट ईगर टू फाइल अ केस अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो ईगर नहीं है, वो जल्दबाजी नहीं कर रहा प्रिंसिपल डेटर को सू करने में, बल्कि वो पेशेंट है, यानी कि वो किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। या फिर इस सेक्शन में एक और बात लिखी है, टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम, या फिर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट कोई और रेमेडी इन्फोर्स करना। अब यहाँ किसी और रेमेडी से मुराद क्या है कि वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट किसी भी किस्म के कोई चार्जेस फाइल कर सकता था, या फिर वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई पेनल्टी लगा सकता था, कोई सज़ा दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। सो उसके ऐसा ना करने से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, श्योरिटी इज स्टिल लाइबल इन दिस केस। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेक्शन 137 का मेन फोकस क्या है? मेयर फॉरबियरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही तीन पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए इज द श्योरिटी इन दिस केस, श्योरिटी किसके लिए है? फॉर बी टूवर्ड्स सी। तो बी इस केस में क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर, एंड सी इज द क्रेडिटर। इस सिचुएशन में क्या है? बी ओज सर्टेन डेट टू सी, यानी बी ने सी के कुछ पैसे देने हैं, कुछ उसने उससे कर्जा लिया था, और क्रेडिटर क्या कर रहा है? वो बी को सू नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का अरसा गुजर गया है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि उसने कहा था चलो मुझे 6 महीने में पैसे दे देगा, 6 में नहीं दिए, 7 में, इसी तरह चलो 1 साल तक तो दे देगा। यानी 1 साल का अरसा गुजर गया, प्रिंसिपल डेटर ने
उसको पैसे नहीं दिए। तो यहाँ क्रेडिटर का अपना एक्ट था, अपना कंडक्ट था, मेयर फॉरबियरेंस की स्टेट थी, उसने उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया, तो इस सिचुएशन में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, बिकॉज प्रिंसिपल डेटर इज स्टिल लाइबल टू पे द मनी टू क्रेडिटर, and as soon as principal debtor is liable, surety is liable too, because their liabilities are co-extensive. जब तक principal debtor की liability है, surety की भी liability तब तक रहेगी. So इस section के according surety liable रहेगा, section 137. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 138, जो कि इंतहाई सिंपल सेक्शन है. सेक्शन 138 क्या कह रहा है? रिलीज ऑफ one surety does not discharge the other sureties in case of co-sureties. सेक्शन 138 बहुत ही इजी सेक्शन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है. इस सेक्शन में सिर्फ कहा क्या जा रहा है कि अगर को श्योरिटीज की सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर 3 श्योरिटीज हैं, लेट्स से, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 3 श्योरिटीज हैं और उनकी डिफरेंट लाइबिलिटीज हैं. उन्होंने आपस में लाइबिलिटीज डिवाइड की गई हैं कि एक की लाइबिलिटी इस हद तक है, दूसरी की इस हद तक और तीसरी की इस हद तक. अब होता क्या है, सेक्शन 138 क्या कह रहा है कि अगर क्रेडिटर किसी एक श्योरिटी को रिलीज कर देता है, उसकी लाइबिलिटी से उसको डिस्चार्ज कर देता है, तो उसके इस डिस्चार्ज से बाकी दोनों श्योरिटीज की लाइबिलिटीज खत्म नहीं होंगी. बाकी श्योरिटीज बिल्कुल उसी तरह से लाइबल होंगी, वो अपना पार्ट परफॉर्म करेंगी. दे विल लाइबल फॉर द पार्ट that has been assigned to each one of them. ठीक है, वो अपने अपने पार्ट के लिए लाइबल होंगी. अगर किसी एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी श्योरिटीज को भी रिलीज कर दिया जाएगा. बाकी श्योरिटीज उसी तरह से अपनी लाइबिलिटीज परफॉर्म करती रहेंगी. दे विल नॉट बी डिस्चार्ज एज पर सेक्शन 138. यानी सेक्शन 138 को ब्रीफली समझें तो अगर को श्योरिटीज की सिचुएशन है, एक रिलीज हो गई, बाकी उसी तरह से काम करेंगी. उसके बाद आता है सेक्शन 139, जो कि आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है. सेक्शन 139 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी. ये सेक्शन 139 का टाइटल है. अब इसको समझते हैं. इस सेक्शन में क्या कहा गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट में देखते हैं. इस सेक्शन की स्टेटमेंट में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो आ गई एक्ट ऑफ क्रेडिटर. सेकंड, ओमिशन ऑफ क्रेडिटर. एक्ट क्या है? कोई ऐसा काम जो कि क्रेडिटर ने परफॉर्म करना है और वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहा. और ओमिशन क्या है? कोई ऐसा काम जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड था, उसने वो काम नहीं किया, वो अपनी ड्यूटी से वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा, वो ओमिट कर रहा है. ये 2 चीजें आ गई. थर्ड वर्ड क्या है? इम्पेयरिंग, यानी कि श्योरिटी की रेमेडी खत्म हो जाती है इस सिचुएशन में. सेक्शन 139 को अब हम जरा डिटेल में समझते हैं. यानी कि अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जो कि श्योरिटीज के राइट्स के अगेंस्ट है, दैट इज इनकंसिस्टेंट, उसके खिलाफ जा रहा है, क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, या फिर जो हमने पहली बात एक्ट की, अब ओमिशन की बात आ रही है, या फिर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर रहा है जिस चीज के लिए वो ड्यूटी बाउंड था, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, सही तरह से वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा जो कि उसको करनी थी, which the surety requires him to do. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? The eventual remedy of surety वो क्या है? खत्म हो जाएगी. श्योरिटीज की इवेंचुअल रेमेडी अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर वो खत्म हो जाएगी. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? श्योरिटी की लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी. जब श्योरिटी की रेमेडी खत्म होगी तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी. कैसे?
अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टीज हैं, वही ए बी और सी। अब इस एग्जाम्पल को आपने गौर से समझना है। ए क्या है? श्योरिटी इन दिस केस। किसके लिए श्योरिटी है? ए इज द श्योरिटी फॉर बी। बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर एंड सी इज द क्रेडिटर। ये तो अब आपको समझ आ ही जाना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ए सी को ये कहता है कि बी जो मेरा दोस्त है, तुम इसको अपने पास बैंक में जॉब पर रख लो। ठीक है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरे दोस्त को अपनी बैंक में जॉब दे दो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। श्योरिटी ने एक कंडीशन रखी है। वो उसको किस जॉब पर रख रहा है? वो कह रहा है तुम इसे कैशियर की जॉब पे रख दो। ठीक है, कैशियर की जॉब पे अब फॉर एग्जांपल सी ने रख दिया, लेकिन यहाँ ए कह रहा है कि मेरी एक कंडीशन है कि हर महीने के एंड में तुमने अपना कैश चेक करना है, यानी कि जितना ये काम पूरे महीने में करेगा, एंड में तुमने उस पर नजर रखनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है। क्योंकि ए को लग रहा है कि बी फ्रॉड कर सकता है, उसको लगता है कि बी ऐसा कर सकता है उस बैंक के अंदर। अब सी क्या करता है कि वो महीने के एंड में चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा, वो अपना कैश चेक नहीं कर रहा, और इस सिचुएशन में क्या होता है कि बी चोरी कर लेता है। बी ने थेफ्ट कर लिया, उसके कुछ रकम का घपला कर दिया। अब सी जाता है ए श्योरिटी के पास और उसे कहता है कि चूंकि तुमने बी की श्योरिटी ली, तुमने इसकी गारंटी दी थी, अब यहाँ बी ने थेफ्ट किया है तो यू आर लायबल टू पे मी दैट मनी। लेकिन श्योरिटी इस केस में क्या कर रहा है? सेक्शन 139 का जो मेन फोकस है, श्योरिटी कहता है कि चूंकि मैंने ये कंडीशन पहले बता दी थी कि तुम्हें हर महीने के एंड पर अपना बैलेंस चेक करना था, तुम्हारी ये ड्यूटी थी जो कि तुमने ओमिट कर दी है, लिहाजा अब प्रिंसिपल डेटर की चोरी के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अब श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, इस केस में। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का टॉपिक खत्म हो गया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।